हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल झारखंडी नौकरी, जहाँ पे मैं आपको तैयारी कराती हूँ झारखंड से जुड़े सभी एग्ज़ाम्स की। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जेटेड 2016 के सोशल साइंस का क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ आ रही है कि जेटेड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो उसी न्यूज़ को देखते हुए मैं जल्दी अब आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको पता चले और आप उसको जल्दी पढ़ लें। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है सोशल स्टडीज़ का सेक्शन और इसका पहला सवाल है, निम्न में से कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी घटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? तो देखिए, इसका जवाब है यहाँ पर पंजाब और हरियाणा, सी नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, औसत आय क्या होती है? तो देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई इकोनॉमिक्स की बुक खोल के रटने की ज़रूरत है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि औसत आय क्या होती है। जो औसत होता है वही तो औसत आय में भी काम करेगा ना, वही फार्मूला। आप औसत कैसे निकालते हैं? जो टोटल जो नंबर्स हो, जो टोटल मतलब सारी चीज़ें होती हैं, जो उसको आप जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं नंबर से। ठीक है, तो वही आपको करना है। आपको क्या करना है, सबकी आय को जोड़ लेना है। आपको नेशनल इनकम जो है आपको उसको जोड़ लेना है, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है? आप सारे आदमियों की आय को जोड़ लेते हो और उसको आप डिवाइड करते हो किससे, कि आदमियों की संख्या कितनी है उससे। तो ये निकलता है एवरेज। आप नॉर्मल केस में भी तो आप एवरेज ऐसे ही निकालते हो ना। जैसे मैं आपको 3 लोगों का ये दे दूँ, उम्र दे दूँ कि 10 साल, 20 साल और 30 साल है, तो आप कैसे इसका एवरेज निकालोगे? आप क्या करोगे, 10 + 20 + 30 / 3, यही करना होता है ना, क्योंकि 3 लोग हैं इसलिए 3 लिखेंगे और ऊपर उन तीनों की एज लिखेंगे। तो यहाँ औसत आय में भी सेम फार्मूला काम करता है। ऊपर आपको आय ऐड करनी है हर एक आदमी की और उसको डिवाइड करना है पूरी पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की संख्या, या फिर टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? देखिए, प्लास्टिक मुद्रा दोस्तों उसको कहते हैं ना, जो कार्ड्स होते हैं, चाहे जितने तरीके के कार्ड हैं, वो सभी प्लास्टिक मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कम डेबिट कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, जो भी कार्ड, ठीक है, वो सब आपका क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने 5,10,000 रुपये में एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बुक किया था। गाड़ी की सुपुर्दगी 6 महीनों में करनी थी। गाड़ी की सुपुर्दगी में देर हुआ, गाड़ी की कीमत बढ़कर 5,25,000 रुपये हो गई। इस मामले में क्या होगा मेरे साथ? ठीक है, यहाँ आपको कुछ भी, कोई फार्मूला, कोई लॉ, कोई थ्योरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपसे एक ऐसा सवाल है जो आप बिल्कुल अपनी सूझबूझ से, अपने कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने तो उसको उसके पुराने प्राइस पर ही बुक किया था ना। अब शोरूम अगर देर कर रहा है आपकी डिलीवरी में, तो इसमें आपकी क्या गलती? आपने तो उसको पैसे भी दे दिए होंगे शायद, अतिरिक्त भुगतान लिखा है ना यहाँ पर। नहीं, पैसे नहीं दिए आपने, या आपने पैसे दिए हो या ना दिए हो, आपने तो उसको बुक कर दिया था ना। लेकिन अब शोरूम अगर देर कर रहा है उसको डिलीवरी करने में, तो इसमें आपकी क्या गलती? आपको पुराना ही प्राइस पे करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुझे 15,000 रुपये भुगतान करने की कोई देयता नहीं है, क्योंकि देर कार डीलर के द्वारा हुआ है। आगे देखिए, झारखंड के कितने भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपका सही जवाब है 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 38 लाख हेक्टेयर जो है सही जवाब है। आगे देखते हैं 66 नंबर, निम्न में से कौन मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ध्यान से देखिए, संघ या संस्था का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहले ही, राइट टू एसोसिएशन, यानी कि संघ या संस्था का अधिकार आपका पॉलिटिकल राइट है। सी नंबर जो है, एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार, ये भी आपका क्या है, पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, ये और ये आपका पॉलिटिकल राइट है। और जो ये है अभिव्यक्ति का अधिकार, ये आपका ह्यूमन राइट है। ठीक है, आप एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेस आप कुछ भी कर सकते हो, ये कुछ भी बोल सकते हो, ये आपका ह्यूमन राइट है। और संघ और संस्था का अधिकार और एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार जो है, ये आपका
पॉलिटिकल राइट है। बच गया ये संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये आपका न ह्यूमन राइट है ना ये आपका पॉलिटिकल राइट है, ओके। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा बी नंबर, संपत्ति का अधिकार या फिर राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर, कानून का ऊपर पद, कानून के ऊपर पद का क्या तात्पर्य है। आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अबव द लॉ। आप वर्ड से ही आप जान रहे होंगे कि कानून के ऊपर या फिर अबव द लॉ का क्या मतलब है। अबव द लॉ का आप अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि यानी जो कानून से ऊपर है, यानी कि जो कानून के दायरे में नहीं आता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। अबव द लॉ का मतलब है कि जो कानून के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। अब आप ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शन ए है राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कानून का अनुसरण नहीं करता है। 3 नंबर गैर कानूनी कार्य करना। क्या ये तीनों ही आपका वही बात नहीं हो जा रहा है कि कानून के दायरे में नहीं आ रहा है तीनों ही से। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी, क्योंकि तीनों का ही मतलब वही है कि कानून के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब आपका हो जाएगा ये इनमें से सभी, ठीक है। सॉरी ये गलती से हो गया। जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्वर्ण रेखा के रूप में किस कृषि उत्पाद को संदर्भित किया जाता है। यहाँ पे आपका सही जवाब आप सबको ही मालूम होगा मेरे ख्याल से, जूट है यहाँ पे सही जवाब। क्योंकि इसको स्वर्ण रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत शाइनी होता है, मतलब सिल्की होता है, गोल्डन होता है, प्लस ये नेचुरल फाइबर है और सबसे ज़रूरी बात ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। यानी कि ये अनलाइक प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक होती है कि आपको सड़ती गलती ही नहीं है 15, 20, 100 सालों तक, तो ऐसा ये नहीं है। ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है, ये बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है, नेचुरल फाइबर है, प्लस गोल्डन एंड सिल्की है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण रेखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया है। कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है। तो यहाँ पर इसका जवाब है 73वां अमेंडमेंट, 73वां संशोधन, 73rd अमेंडमेंट जो कि हुआ है 1992 में, ओके। आगे देखते हैं। इसी अमेंडमेंट में, इसी 73वें संशोधन में पंचायतों को जो है संवैधानिक अधिकार मिला है, संवैधानिक स्टेटस मिला है। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन, बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार है। तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन, ओके। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं। तो इसका जवाब है आपका केरल, तटीय केरल, ओके। इसका जवाब सिर्फ केरल ही है, लेकिन आप सोचिए कि केरल का जो तट है जहाँ पर समुंदर ज़्यादा है तो वहाँ पर ऑब्वियसली ग्राम फैले हुए ही होंगे, विरल ही होंगे, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता है। ये भी बिल्कुल आप कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं। आप सबको मालूम ही होगा, आप झारखंड में रहते हैं तो, कि तांबा की जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी बहुतायत में पाया जाता है। फैक्ट्री भी है घाटशिला में, चूना पत्थर भी काफ़ी सारा है, इसलिए हमारे यहाँ पे इतनी सारी स्टील की फैक्ट्रीज़ हैं। और अभ्रक भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, पूरे इंडिया का 60% 60 या 70% जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोग ही, हमारे यहाँ से ही मिलता है। बच गया सोना, गोल्ड हमारे यहाँ नहीं मिलता, बहुतायत में नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इन चारों में सबसे कम हमारे यहाँ सोना ही मिलता है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए 73 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा लोहरदगा, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में। आगे देखिए 74 नंबर, जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होती है। टाटा जो है यानी कि जमशेदपुर शहर, वो किस नदी के किनारे बसा है, स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे बसा है, ओके। तो जाहिर सी बात है कि उसको टाटा स्टील को लगाया ही इसलिए गया था कि वो ऐसी जगह पे लगाया जाए फैक्ट्री, कंपनी, जहाँ पर अच्छे अमाउंट में चूना पत्थर मिल जाए, अच्छे अमाउंट में, मतलब कोयला भी लाना आसान हो, झरिया से आता है कोयला हमारे यहाँ, तो वो भी लाना आसान हो जाए और साथ में पानी भी अच्छी मात्रा में मिले। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे इसीलिए फैक्ट्री को लगाया गया ताकि पानी जो है अच्छे अमाउंट में मिले। वैसे मैं भी जमशेदपुर से ही हूँ। आगे देखिए 75 नंबर, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। इसका जवाब है पाकुड़, ओके।
नेक्स्ट देखिए 76 नंबर, चेरा शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? इसका जवाब है पलामू। ठीक है, चेरा शासकों ने झारखंड के पलामू जिले में राज किया था। 77 नंबर तो मेरे ख्याल से हर किसी को मालूम होगा कि जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातुओं की जोड़ी पृथ्वी के क्रोड़ का निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब है आयरन एंड निकल। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं पृथ्वी के क्रोड़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में आयरन और निकल पाया जाता है। 73 नंबर देखिए, निम्न में से कहाँ सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक ठीक सिर के ऊपर रहता है? तो इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। ओके, 79 का ए आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप होता है क्योंकि उच्च ताप हवा बहती है? नहीं, पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है। समुद्र में सुनामी होती है जो भूपृष्ठ को गतिशील होने का कारण है? नहीं, ये जो सी नंबर है, ए और बी तो बिल्कुल ही गलत है। जो सी नंबर है, क्यों बी नंबर देखिए, ए का तो कोई मतलब ही नहीं है भूकंप से। बी नंबर को देखिए, यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है। ये भूकंप से नहीं निकलता, ये ज्वालामुखी से निकलता है। सी नंबर देखिए, समुद्र में सुनामी होता है जो भूपृष्ठ को गतिशील होने का कारण है। ये ऑपोजिट है। सुनामी आती है इसलिए भूपृष्ठ कांपता है, ऐसी बात नहीं है। भूपृष्ठ कांपता है समुद्र के नीचे का, इसके लिए सुनामी आती है। ठीक है, तो बच गया हमारा ऑप्शन डी। लिथोस्फीयर की प्लेटें गतिशील होती हैं जो भूपृष्ठ को कंपायमान करती हैं। ये है आपका सही जवाब। ठीक है, हमारे पृथ्वी के जो नीचे वाली सतह है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। उसके नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार मूव करती रहती हैं, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो भूकंप आता है। ये कभी कभी एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाती हैं, तब भूकंप आता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर, भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये ठीक है, इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए जो थे खर्च किए थे हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। उस समय 1 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा होते थे। आगे देखिए 82 नंबर, मध्य भारत के निम्न में से कौन समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा प्रगालक था? तो इसका सही जवाब है अगरिया। ओके, अगरिया ट्राइब जो है इसका सही जवाब है। ये जो 4 आपको लिखा हुआ है ट्राइब्स, बाइगा, भील, गोंड और अगरिया, ये सब आपका ट्राइब्स हैं। ठीक है, जनजातियां हैं। तो इसमें से जो अगरिया है ये ट्राइब मिलती है आपको छत्तीसगढ़ में, और यही समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा को गलाता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, फूट डालो और राज करो की रणनीति को अपनाने वाला था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मिंटो। ओके, आगे देखिए, निम्न में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लेके 1946 तक लगातार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किए। आगे देखिए, कौन गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 85 का सही जवाब है ए नंबर, सुभाष चंद्र बोस। 86 नंबर देखिए, मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहाँ प्राप्त किया है? तो देखिए इसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं वही कहूँगी कि ये भी कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? क्या इसमें कोई शक है? आपने क्या कभी नहीं पढ़ा है कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन? ओके, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, यही दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो यही हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, और इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से खेती करते थे। आपने बार बार पढ़ा होगा कि सभ्यता के लोग मुख्य रूप से खेती करते थे। हम लोगों को कैसे पता चलता है कि वो खेती करते थे? क्योंकि उनके वहाँ पे जो मिले हैं, जो उसका जो रूइंस मिले हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो लोग खेती करते थे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े अन्नागार हैं।
अन्नागार वो जगह होती है जहाँ पे अनाज रखते हैं। तो बड़े बड़े उन लोगों ने ऐसे हॉल्स, ऐसे रूम्स बना कर रखे हैं जिसमें अनाज को स्टोरेज किया जाता है। तो इस बात से हमें साफ पता चलता है कि अनाज का स्टोरेज तो वो तभी करेंगे ना जब वो अनाज उगाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग खेती करते हैं। अब आप जब बताइए, आपको मालूम है, आपको यकीन है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो खेती करते हैं और सिंधु घाटी सबसे पुरानी है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले, सबसे प्राचीनतम कृषि के संकेत कहाँ मिले हैं। तो जो सबसे पुरानी होगी और पता है आपको कि वहाँ खेती होती है, तो वही ना होगा सही जवाब। तो बिना सोचे समझे यहाँ पे सिंधु घाटी बिल्कुल आपको टिक कर देना है। आगे देखिए, नवपाषाण युग में कृषकों और गोपालकों का जीवन शिकारी और संग्राहकों के जीवन से कैसे भिन्न था। मैं बिल्कुल इसको भी कहूँगी कि ये भी कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि जो नवपाषाण युग था उसमें शिकारी का लाइफ जो था वो खेती वालों की लाइफ से कैसे अलग था। तो इसके क्या आप ऑप्शंस पढ़िए। कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे, जबकि शिकारी संग्राहक नियमित रूप से स्थान बदलते रहते थे। ऑब्वियस सी बात है कि कोई अपनी खेती में खेती करके भाग थोड़े ना जाएगा, वहीं पर रहेगा, खेती को फिर काटेगा भी। तो खेती वाले एक जगह पर रहते थे, लेकिन शिकारी एक जगह पे नहीं रहते थे, क्योंकि जानवर एक जगह पे नहीं रहते हैं। जानवर भी तो घूमते रहते हैं ना इधर उधर। एक जगह के जानवर को वो मार के खा गए, अब वो दूसरी जगह के जानवर को मारने जाएंगे। तो कृषक जो था वो एक ही स्थान पे रहता है, लेकिन शिकारी जो है वो स्थान बदलता रहता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, बी नंबर, कृषक एवं गोपालक अपनी ज़रूरत से अधिक फसल उपजाते थे, शिकारी संग्राहक अपनी ज़रूरत का ही संग्रह करते थे। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि खेती जो लोग करते हैं वो अगर बहुत सारा अनाज उगा लें तो वो उसको स्टोरेज करके रख सकते हैं कि ये हमारे बाद में काम आएगा। लेकिन क्या शिकारी ऐसा कर सकता है कि नहीं, ये वाले मांस को मैं बाद में खाऊंगा, इतने दिन बाद खाऊंगा, 1-2 महीने बाद खाऊंगा? नॉट पॉसिबल, वो सड़ जाएगा। तो बी भी सही है। नेक्स्ट देखिए, सी नंबर, कृषक अतिरिक्त खाद्य भंडारण करते थे या बाजार में बेचते थे, जबकि शिकारी संग्राहक वैसा न करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है कि कृषक जो लोग थे वो लोग खाद्य का भंडारण करते थे, बड़े बड़े उसको हॉल्स में रख देते होंगे, रूम्स में रख देते होंगे, क्योंकि एक बार धान बोआएगा फिर तो पूरे साल खाना है ना उसको, अगली खेती होने तक। एक बार गेहूँ बोआएगा फिर उसको खाना है अगले साल के गेहूँ बोआने तक। तो वो लोग स्टोरेज करेंगे। लेकिन क्या शिकारी कर सकता है कि नहीं, इस मांस को मैं 1 साल तक खाऊंगा? नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी कुछ सही है। तीनों टाइप से जो है भिन्न है, खेती करने वाले और शिकारी। ओके, अब देखिए 88 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आपका गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं, हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में पाए गए हैं और आपको उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, और बाकी जो भी हिस्से हैं वो सारे आपके उधर हैं। इसके अलावा पंजाब में भी पाए गए हैं, ठीक है। और ये 4 स्टेट के अलावा बाकी सारे जो हैं वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका जवाब है उज्जैन। उज्जैन जो था वहाँ के गवर्नर थे अशोका, उस समय उसको उज्जैनी कहते थे। करीब 7 साल तक वो वहाँ पर गवर्नर रहे, उसके बाद उनको राजगद्दी पे बिठा दिया गया। आखिरी क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, दिल्ली में सिरी का किला शहर का प्रतिष्ठाता कौन है। इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। ओके, सिरी का किला जो है वो बनाया है आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी फेमस जगह है जो बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, हौस खास पैलेस वगैरह। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और जो 91 से लेकर के आगे के 30 क्वेश्चन हैं 120 तक, वो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये सोशल स्टडीज़ का पार्ट 1 वीडियो है। सोशल स्टडीज़ का पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।